हेलो, कैसे हो आप लोग? हम ठीक है सर, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज की क्लास स्टार्ट करें? बिल्कुल सर, बिल्कुल करते हैं। तो आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, और बोल सकते हैं न्यू हेड ऑफ इनकम स्टार्ट हो रहा है। इनकम टैक्स के अंदर हमारे 5 हेड्स ऑफ इनकम है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, कितने हेड ऑफ इनकम है हमारे? सर 5 हेड्स ऑफ इनकम है। कौन कौन से हैं? सर पहला है सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उसके बाद हमारा आता है पीजीबीपी, प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। देन कैपिटल गेन्स। उसके बाद हमारा आखिरी हेड ऑफ इनकम आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर कौन सी इनकम आती है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर वो वाली इनकम आती है जो कि पहले चारों हेड में कवर नहीं हो पाई। जो पहले चारों हेड में कवर नहीं हो पाई। ठीक है, कवर नहीं हो पाई। तो इसको आप रेसिडुअल हेड ऑफ इनकम ही बोल सकते हो कि जो इनकम हमारी ना सैलरी में कवर हो रही है, ना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कवर हो रही है, ना पीजीबीपी में कवर हो रही है, ना ही कैपिटल गेन में कवर हो रही है, तो वो हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर कवर हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर जैसे एग्जांपल आपका डिविडेंड इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, इस टाइप की इनकम आती है जो कि हमारे प्रीवियस हेड जो 4 हेड हैं उसके अंदर कवर नहीं हो रही है। ओके, ओके सर, चलिए स्टार्ट करें। हाँ सर, स्टार्ट करते हैं। Any income or profit or gain including in total income of assessee which can't be included under any of preceding head of income is chargeable under the head income from other sources। जो कि ना कि सैलरी के अंदर कवर है, ना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कवर है, ना ही पीजीबीपी, ना ही कैपिटल गेन के अंदर कवर है, तो हमारा इस हेड के अंदर आ जाएगा। ओके, ओके सर। मेथड ऑफ अकाउंटिंग। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर हमें कौन सा मेथड फॉलो करना है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग या फिर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जिसको इनकम टैक्स में मर्केंटाइल बेसिस बोलते हैं। तो उसमें बोला गया है कि आप दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं जो कि रेगुलरली आप यूज कर रहे हैं, जो ईयर पर ईयर आप यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए। आप चाहे कैश बेसिस यूज कर रहे हैं तो उसके हिसाब से निकाल लीजिए, एक्रूअल बेसिस यूज कर रहे हैं तो उसके हिसाब से निकाल लीजिए। मर्केंटाइल का मतलब क्या होता है? एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस क्या होता है? जब ट्रांजेक्शन होते हैं उसी टाइम पे उनको बुक कर लिया जाता है, ना कि हम उनके उसके अगेंस्ट कैश पेमेंट या कैश रिसिप्ट का इंतजार करते हैं। जैसे कि सेल जब हुई तो सेल बुक कर लिया, परचेज जब हुआ परचेज बुक कर लिया। ठीक है, उसको बोलते हैं एक्रूअल बेसिस। और कैश बेसिस, जब हमारे पास सेल का पैसा आएगा तब हम सेल बुक करेंगे। जब हम परचेज का पेमेंट करेंगे तो परचेज बुक करेंगे। जब किसी खर्चे का पेमेंट करेंगे तो खर्चा बुक करेंगे, तो उसको बोलते हैं हम कैश बेसिस। कैश बेसिस जब कैश इन्वॉल्व होता है ट्रांजेक्शन में तब उसकी अकाउंटिंग करते हैं हम लोग। ओके, ओके सर। इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सेक्शन 56। अब 56 में इनकम्स दिए रखी हैं जो कि हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती हैं। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। बिल्कुल सर, चलिए। इसमें सबसे पहला आता है हमारा डिविडेंड इनकम। कौन सा इनकम? डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम क्या होता है? सर कोई भी कंपनी होती है, उसको जब प्रॉफिट होता है तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो उसको री इन्वेस्ट कर ले प्रॉफिट को बिजनेस में, या फिर उसको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दे जो उसके शेयर होल्डर्स हैं। ठीक है, दो ऑप्शन होते हैं। तो कंपनी क्या करती है? कुछ पोर्शन
प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट कर देती है शेयर होल्डर के बीच में, उसी को बोलते हैं हम डिविडेंड, उसी को बोलते हैं हम डिविडेंड। ओके ओके सर। इनकम टैक्स में जो डिविडेंड का स्कोप है वो थोड़ा वाइडर है, इसमें आपका डीम्ड डिविडेंड भी इंक्लूड होता है। डीम्ड डिविडेंड क्या होता है सर? इसमें इनकम टैक्स कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन को मान लेता है कि ये डिविडेंड है, और इस जो रिसिपिएंट है उसके हैंड में एज अ डिविडेंड वो टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है सर, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं डीम्ड डिविडेंड। हाँ सर चलिए। Distribution of accumulated profit in telling the release of company's asset. Any distribution of accumulated profit, whether capitalized or not, by a company to its shareholder is a dividend if it entails the release of all or any part of its asset. ये क्या है सर? मान लीजिए ये कंपनी की बैलेंस शीट है, ठीक है, ये इधर प्रॉफिट आ रहे हैं उसके, ठीक है, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आ रहे हैं, तो इसमें से कुछ डिस्ट्रीब्यूट करती है किसको? अपने शेयर होल्डर्स को, और इसकी वजह से कोई एसेट कम हो रहा है, इसकी वजह से कोई एसेट कम हो रहा है, तो हम इसको क्या मान लेंगे? डिविडेंड मान लेंगे, डिविडेंड मान लेंगे। लेकिन कहाँ तक? जितना इसके पास अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वहां तक। ओके ओके सर, ठीक है। अगर कोई कंपनी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रही है अपने शेयर होल्डर को, तो हम उसको डिविडेंड मान लेंगे अगर उसकी वजह से कोई एसेट कम हो रहा है, कोई एसेट कम हो रहा है आपका। ठीक है सर। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिबेंचर डिपॉजिट सर्टिफिकेट टू शेयर होल्डर एंड बोनस शेयर टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू इट्स शेयर होल्डर बाय अ कंपनी of debenture stock, deposit certificate and bonus share to a preference shareholder to the extent which the company possesses accumulated profit, whether capitalized or not, will be deemed as a dividend. इसमें क्या है? सेकंड पॉइंट में क्या बोलता है? सेकंड पॉइंट में बोलता है इसका जो आपका डीम्ड डिविडेंड का सेक्शन है ये आता है 222A2E, ठीक है, ABCDE, ठीक है ओके सर। तो बी में बोलता है कि कोई कंपनी है अपने शेयर होल्डर्स को क्या दे रही है? कोई डिबेंचर, डिपॉजिट सर्टिफिकेट, ठीक है, या फिर बोनस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है। तो इन दोनों को हम डिविडेंड मान लेंगे। क्या मान लेंगे? डिविडेंड मान लेंगे, ठीक है। कहां तक मानेंगे? टू द एक्सटेंट कंपनी पोजेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जहां तक कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, ठीक है। मान लीजिए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है कंपनी का 100 करोड़ का, ठीक है। उसने डिबेंचर इशू कर दिए 120 करोड़ के, ठीक है। तो कहां तक मान लेंगे डिविडेंड? सर 100 करोड़ तक, 100 करोड़ तक, ठीक है। ठीक, तो इनकी जो मार्केट वैल्यू होगी, जो इनकी मार्केट वैल्यू होगी जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम, उस दिन जो मार्केट वैल्यू होगी वो हम एज अ डिविडेंड इनके हैंड में टैक्सेबल कर देंगे। ओके ओके सर चलिए। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि बोनस शेयर सिर्फ प्रेफरेंस शेयर के केस में है। अगर इक्विटी शेयर होल्डर को अगर कोई बोनस शेयर दे रहे हैं तो उसको डीम्ड डिविडेंड नहीं ट्रीट किया जाएगा। ओके, बोनस शेयर गिवन टू इक्विटी शेयर होल्डर आर नॉट ट्रीटेड एज डिविडेंड। ओके ओके सर। Next है distribution on liquidation. Any distribution made to the shareholder of a company on its liquidation. Liquidation क्या होता है सर? जैसे पार्टनरशिप फॉर्म में डिसोल्यूशन होता है,
मतलब पार्टनरशिप खत्म हो रही है। तो अब पार्टनरशिप तो छोटी हो तो तुरंत खत्म हो जाती है, लेकिन लिक्विडेशन आपका लंबा प्रोसेस होता है। एक लिक्विडेटर को अपॉइंट करती है कंपनी, फिर वो एसेट सेल करता है, जो उसके क्रेडिटर्स हैं उनको पेमेंट करता है, डिबेंचर्स को पेमेंट करता है, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करता है, फिर लास्ट में जाके इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करके पूरा सेटल करता है अकाउंट। तो ये लंबा प्रोसेस होता है आपका। तो इसमें बोला है, मान लीजिए इस दिन लिक्विडेशन हुआ कंपनी का, ठीक है, और लिक्विडेशन के टाइम पे कुछ भी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है अपने शेयर होल्डर्स को, ठीक है, आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। जिस दिन लिक्विडेशन गई उससे पहले का अगर कुछ प्रॉफिट है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, उसमें से, ठीक है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, डिविडेंड मान लेंगे इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर। ठीक है, ठीक है सर। लेकिन एक बार कंपनी लिक्विडेशन में चली गई, उसके बाद कुछ भी मिल रहा है कंपनी से, तो उसको हम डिविडेंड नहीं मानेंगे। ओके, ओके सर। Any distribution made to the shareholder of a company on its liquidation, to the extent to which distribution is attributable to the accumulated profit of a company immediately before its liquidation, whether capitalized or not, is deemed to be a dividend income। ठीक है, accumulated profit आपका कैपिटलाइज हो नहीं हो हमें उससे मतलब नहीं है। और और डिस्ट्रीब्यूशन, मान लीजिए कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है 150 करोड़, ठीक है, लेकिन उसका कंपनी का अकुमुलेटेड प्रॉफिट है 120 करोड़। तो जितना अकुमुलेटेड प्रॉफिट होगा सिर्फ वहीं तक आपका डिविडेंड माना जाएगा, उससे ऊपर वाला डिविडेंड नहीं माना जाएगा। ओके, ओके सर। फिर नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑन रिडक्शन ऑफ कैपिटल। Any distribution to its shareholder by a company on a reduction of its capital to the extent to which the company possesses accumulated profit, whether capitalized or not, shall be deemed to a dividend। ये क्या है सर? मान लीजिए कंपनी अपना कैपिटल रिड्यूस कर रही है और उस रिड्यूस करके अपने शेयर होल्डर्स को पे कर रही है। क्या कर रही है? अपना कैपिटल रिड्यूस करके अपने शेयर होल्डर्स को पे कर रही है। तो उस केस में वो डीम डिविडेंड बन जाएगा अप टू द जितने उसके पास अकुमुलेटेड प्रॉफिट बचा होगा। ठीक है, अगर कंपनी कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रही है कैपिटल को रिड्यूस करके, कैपिटल मान लीजिए कैपिटल है 100 करोड़, ठीक है, अकुमुलेटेड प्रॉफिट है आपका मान लीजिए 10 करोड़, ठीक है, इसने क्या किया, कंपनी ने 20 करोड़ रिड्यूस किया कैपिटल और उससे डिस्ट्रीब्यूट किया किनको, शेयर होल्डर्स को। ठीक है, तो हम डिविडेंड मान लेंगे अप टू द पॉइंट ऑफ अकुमुलेटेड प्रॉफिट। अकुमुलेटेड प्रॉफिट कितना है, 10। तो 10 तक हम डिम डिविडेंड मान लेंगे। ठीक है, जितना हमारा अकुमुलेटेड प्रॉफिट है सिर्फ वहीं तक हम डिविडेंड मानेंगे। ओके, ओके सर। एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू इट्स शेयर होल्डर बाय अ कंपनी ऑन अ रिडक्शन ऑफ इट्स कैपिटल टू द एक्सटेंट टू विच द कंपनी पोजेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज और नॉट। ठीक है, अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं है तो ये डीम डिविडेंड नहीं बनेगा। ओके, ओके सर। फिर नेक्स्ट है आपका पॉइंट ई, एडवांस और लोन बाय ए क्लोजली हेल्ड कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका। जब इनकम टैक्स के नोटिसेज आते हैं, इनकम टैक्स के नोटिसेज आते हैं, तो उसमें जो हमारे असेसिंग ऑफिसर होते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं, तो इसकी डिटेल मांगते हैं कि आप बताइए कि कितना लोन एडवांसेस दिया अपने शेयर होल्डर्स को। ये वाला पॉइंट वो उसमें पूछते हैं। ठीक है, तो समझना है कि क्या चीज़ है। एडवांस और लोन बाय ए क्लोजली हेल्ड कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर। क्लोजली हेल्ड कंपनी क्या होता है, जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं होती। कहने का मतलब इनके जो शेयर होल्डिंग होती है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं
वो या तो फैमिली वाले होते हैं या रिलेटिव्स होते हैं। कहने का मतलब इनका जो शेयर होल्डर होते हैं वो कुछ ही पर्सन होते हैं, कुछ ही पर्सन के पास इनकी शेयर होल्डिंग होती है ऐसी कंपनी को, तो उनको बोलते हैं क्लोजली हेल्ड कंपनी, जिसमें पब्लिक इंटरेस्टेड नहीं होती, सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं होती। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है कंपनी एक्ट में प्राइवेट लिमिटेड होती है, पब्लिक लिमिटेड होती है। तो प्राइवेट लिमिटेड को आप बोल सकते हो कि वो क्लोजली हेल्ड कंपनी है। ठीक है, कि खुद का फैमिली फैमिली के मेंबर ही आपके शेयर होल्डर बन गए या अपने दोस्त को बना दिया, तो ये क्या है, क्लोजली हेल्ड कंपनी है। ओके, तो कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी कोई लोन या एडवांस देती है अपने शेयर होल्डर्स को, तो any payment by a company in which the public is not substantially interested of any sum by way of loan advance to any shareholder who is beneficial owner of 10% or more of equity share। किस शेयर होल्डर को दे रहे हैं, जिसके पास 10% या उससे ज्यादा का, उससे 10% या 10% से ज्यादा का इक्विटी शेयर होल्ड कर रखा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। किसी भी टाइम पे अगर 10% या उससे ज्यादा हो गया, पूरे साल में कभी भी देखेंगे, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ टाइम will be deemed to be a dividend to the extent of accumulated profit। तो डिविडेंड मान लेंगे अप टू द पॉइंट ऑफ जितना उसके पास accumulated प्रॉफिट होगा। ठीक है, इफ द लोन इज नॉट कवर्ड बाई accumulated प्रॉफिट इट इज नॉट डीम्ड टू बी अ डिविडेंड। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए प्राइवेट लिमिटेड है एक, ठीक है, उसने अपने शेयर होल्डर को कोई लोन एडवांसेस दिया और उस शेयर होल्डर के पास 15% शेयर्स हैं कंपनी के। कौन से शेयर, इक्विटी शेयर। ठीक है, तो कवर हो गया, हाँ सर। अब मान लीजिए कंपनी ने कितना लोन एडवांस दिया है, 50 करोड़ का। ठीक है, लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिट है, अकुमुलेटेड प्रॉफिट है, वो सिर्फ वो सिर्फ आपका 40 करोड़ का है, 40 करोड़ का है। तो इसके हैंड में कितना बनेगा, एकुमुलेटेड प्रॉफिट कितना बनेगा इसके हैंड में, सॉरी इसके हैंड में डिविडेंड कितना बनेगा, 40 करोड़। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई अकुमुलेटेड प्रॉफिट ही नहीं होता, तो फिर इसके हैंड में कुछ भी डिविडेंड नहीं बनता। ओके, ओके सर, चलिए। तो पहला तो केस हो गया जहां पे क्लोजली हेल्ड कंपनी अपने शेयर होल्डर को, कौन से शेयर होल्डर को, जिनके पास 10% या उससे ज्यादा का शेयर होल्डिंग है, इक्विटी शेयर होल्ड कर रखे हैं इस कंपनी के। तो अगर कोई लोन एडवांसेस देती है, तो वो लोन एडवांसेस क्या बन जाएगा, डीम डिविडेंड बन जाएगा इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर। ठीक है, ठीक है सर। अब इसके बाद इसमें एक और दूसरा केस आता है जहां पे एक क्लोजली हेल्ड कंपनी किसी ऐसी कंसर्न को लोन एडवांसेस देती है, किसी ऐसी कंसर्न को लोन एडवांसेस देती हैं जिसके अंदर जिसके अंदर इसी कंपनी का शेयर होल्डर, जिसके पास 10% या उससे ज्यादा की शेयर होल्डिंग है, उस कंपनी में, उस कंसर्न में जिसको कंपनी ने लोन दिया है, उस कंसर्न में सबेंशियल इंटरेस्ट है, उस कंसर्न में सबेंशियल इंटरेस्ट है। सबेंशियल इंटरेस्ट मतलब सर 20% ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या फिर 20% या उससे ज़्यादा का वोटिंग राइट है उस ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो ऐसी कंसर्न को लोन एडवांसेस देता है, तो वो लोन एडवांसेस उस कंसर्न के हैंड में क्या बन जाएगा, डीम डिविडेंड बन जाएगा। ओके, ओके सर। एग्जाम्पल से समझते हैं, हाँ सर एग्जाम्पल से समझते हैं सर। मान लीजिए एक ए प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है, इसने बी प्राइवेट लिमिटेड को कोई लोन दिया। ठीक है, हाँ सर। इसका एक शेयर होल्डर है मिस्टर ए, इसका एक शेयर होल्डर है मिस्टर ए, जिसके पास 20% की शेयर होल्डिंग है, 20% के इक्विटी शेयर है इस कंपनी के। कौन सी कंपनी के, ए लिमिटेड के, ए प्राइवेट लिमिटेड के। ठीक है, हाँ सर। मिस्टर ए का क्या है, सबेंशियल इंटरेस्ट है मिस्टर बी, बी प्राइवेट लिमिटेड में। इस कंपनी में भी इसके पास 25% ऑफ इक्विटी शेयर है। ठीक है, तो क्या हो गया, सबेंशियल इंटरेस्ट आ गया,
हाँ सर। तो अब ए प्राइवेट लिमिटेड जो भी लोन और एडवांसेस ये मैसर्स प्राइवेट बी प्राइवेट लिमिटेड को दिया है इसने, ये डीम डिविडेंड बन जाएगा इन द हैंड ऑफ बी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ठीक है सर। चलिए अब आगे चलते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है टेक्स्ट में। पहला केस तो क्लियर है, हाँ सर। दूसरा केस है एडवांसेस और लोन बाय ए क्लोजली हेल्ड कंपनी टू अ स्पेसिफाइड कंसर्न। एनी पेमेंट बाय अ कंपनी इन विच पब्लिक आर नॉट सबस्टेंशियली इंटरेस्टेड, मतलब क्लोजली हेल्ड कंपनी, टू एनी कंसर्न, टू एनी कंसर्न इन विच अ शेयर होल्डर, कौन से शेयर होल्डर की बात कर रहे हैं, जिसके पास 10% या उससे ज्यादा का इक्विटी शेयर है इस कंपनी में, हैविंग द बेनिफिशियल ओनरशिप ऑफ एटलीस्ट 10% ऑफ इक्विटी शेयर, किस कौन सी कंपनी में बात कर रहे हैं, क्लोजली हेल्ड कंपनी में, is a member or a partner is a member or partner in which he has substantial interest, at least 20% of income of a concern will be deemed to be a dividend। ठीक है, तो जिस कंसर्न में उसके पास सबंशियल इंटरेस्ट है उस शेयर होल्डर के पास, और उस ऑर्गेनाइजेशन को अगर क्लोजली हेल्ड कंपनी कुछ लोन एडवांसेस दे रही है तो उस कंसर्न के हैंड में क्या बन जाएगा, डीम डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। चलिए हाउएवर जो हमारा पॉइंट नंबर ये है इसका एक्सेप्शन भी है। क्या सर? एक्सेप्शन ये है कि मान लीजिए जो कंपनी है वो लोन एडवांसेस ही उसका मेन बिजनेस है, लोन एडवांसेस देती है, तो उस केस में उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर जो लोन दे रही है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में दे रही है, उसका काम ही है लैंडिंग का ही बिजनेस है, ठीक है, तो उस केस में ये पॉइंट नंबर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। और दूसरा दूसरा मान लीजिए हमने लोन एडवांसेस दिया, उसको डीम डिविडेंड मान लिया, अब कंपनी ने बाद में बाद में डिविडेंड इशू कर दिए, और इशू करके उस डिविडेंड को उस लोन के साथ एडजस्ट कर दिया, तो उस केस में जो डिविडेंड उसने बाद में इशू किया है उसको उसको हम डीम डिविडेंड नहीं मानेंगे। ओके, वेयर अ लोन हैड बीन ट्रीटेड एज अ डिविडेंड, जो लोन दिया है उसको डिविडेंड मान लिया है। सबक्वेंटली द कंपनी डिक्लेयर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, बाद में कंपनी सच में डिविडेंड दे देती है टू ऑल इट्स शेयर होल्डर इंक्लूडिंग अ बोरोइंग शेयर होल्डर। द डिविडेंड शो पेड इशू इज सेट ऑफ बाय द कंपनी अगेंस्ट द प्रीवियस बोरोइंग, और जो डिविडेंड दिया उसने प्रीवियस बोरोइंग के साथ एडजस्ट कर दिया, तो जो भी एडजस्टेड अमाउंट है उसको अगेन दोबारा से डिविडेंड नहीं माना जाएगा। ठीक है, कोई भी इनकम है आप उस पर एक ही बार टैक्स लगा सकते हो, जैसे एक्सपेंस के केस में कोई भी एक्सपेंस है आप उसको एक ही बार क्लेम करते हो, तो कोई भी इनकम है उस पर आप एक ही बार टैक्स लगा सकते हो। नोट, subsequent repayment of loan or charges of interest at a market rate does not make any difference in the applicability of section 222E। बाद में मतलब रीपेमेंट कर दिया या मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर इसमें कवर है तो उसको डिविडेंड मानेंगे हम लोग। ओके, ओके सर। चलिए इसके अलावा कुछ और भी एक्सेप्शन है क्या सर? अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं किनको, पॉइंट नंबर सी और डी के लिए, पॉइंट नंबर सी और डी के लिए, इन केस ऑफ लिक्विडेशन, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं लिक्विडेशन में या फिर उसकी वजह से रिडक्शन ऑफ कैपिटल हो रहा है। पॉइंट सी और डी क्या है देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑन लिक्विडेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन और लिक्विडेशन ऑफ कैपिटल। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो उस केस में ये एप्लीकेबल नहीं हो, उनके हैंड में ये इसको डिविडेंड नहीं मानेंगे उन। ठीक है, इनको अगर कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन या फिर रिड्यूशन ऑफ कैपिटल, तो इनके हैंड में ये डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड नहीं माना जाएगा अगर वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो। ठीक है, एनी डिस्ट्रीब्यूशन मेड इन अकॉर्डिंग विद द C or D in respect of any share issued for full consideration, cash consideration, and the holder of such share is not
entitled to participate in the surplus asset in the event of liquidation. तो कौन होते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। उनके पास कोई राइट नहीं होता इन द एसेट ऑफ बिजनेस। ओके ओके सर। फिर पेमेंट ऑन बाईबैक ऑफ शेयर। कई बार कंपनी क्या करती हैं, जो अपने शेयर उसने इशू कर रखे हैं उसको बाईबैक करती है, बाईबैक करती है। तो बाईबैक करती है तो शेयर होल्डर से शेयर मंगाती है और उसके बदले में पेमेंट करती है। तो अगर ऐसा केस है तो उसको भी जो पेमेंट मिल रहा है शेयर्स के बदले उसको डिविडेंड नहीं माना जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। मान लीजिए ये कंपनी की बैलेंस शीट है, कंपनी का शेयर कैपिटल है 100 करोड़ का है। अब कंपनी ने डिसाइड किया कि 20 करोड़ का मुझे अपना शेयर बाई बैक करना है, बाई बैक करना है। तो इसने अपने शेयर होल्डर्स को बताया, ठीक है। तो 20 करोड़ के ये क्या करेगी, बाई बैक कर लेगी। तो बाई बैक करने के लिए क्या करेगी, शेयर कैपिटल डेबिट टू कैश या बैंक कर देगी 20 करोड़ का। ठीक है, फिर इस शेयर कैपिटल को इससे एडजस्ट करके यहाँ पे शेयर कैपिटल आपका 80 हो जाएगा और कैश इधर से आपका 20 कैश कम हो जाएगा। ठीक है, तो जो 20 करोड़ शेयर होल्डर्स को मिलेगा इसको हम डिविडेंड नहीं मानेंगे क्योंकि एज पर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट हो रहा है। ओके ओके सर। तो कोई भी पेमेंट फॉर द बाईबैक ऑफ शेयर कर रही है कंपनी तो उस पर भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा। उस केस में कैपिटल गेन निकालेंगे इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर। ओके ओके सर। फिर थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर टू द शेयर होल्डर ऑन अ डीमर्जर बाय अ रिजल्टिंग कंपनी। Any distribution of share on a demerger by resulting company to the shareholder of demerged company, whether or not there is a reduction of capital in the demerged company. डीमर्जर डिस्कस किया था हमने, हमारी दो कंपनियां होती है, एक डीमर्ज कंपनी और दूसरी रिजल्टिंग कंपनी। डीमर्ज कंपनी कौन होती है, जिससे कुछ टूट के रिजल्टिंग कंपनी में जाके मर्ज होता है, जिससे कुछ टूट के रिजल्टिंग कंपनी बनती है हमारी। ठीक है, मान लीजिए डीमर्ज कंपनी में दो यूनिट थे, एक यूनिट को अलग करके एक नई कंपनी बना दिया, तो जो नई कंपनी बनेगी वो हो गई रिजल्टिंग कंपनी। और जिससे टूट के अलग हुई है, कुछ अंडरटेकिंग अलग हुई है, कुछ पोर्शन अलग हुआ है, उसको बोलते हैं हम डीमर्ज कंपनी। तो डीमर्जर हो गया और इसके बदले में जो इसके शेयर होल्डर्स हैं डीमर्जर के, डीमर्ज कंपनी के, ठीक है, उसको रिजल्टिंग कंपनी ने कुछ शेयर इशू किए हैं, तो इसको हम डिविडेंड नहीं मानेंगे। ठीक है, ठीक है, अगर ये इन द स्कीम ऑफ डीमर्जर हुआ है तो। ओके ओके सर। अब देख लेते हैं मीनिंग ऑफ अकुमुलेटेड प्रॉफिट क्या है। मीनिंग ऑफ अकुमुलेटेड प्रॉफिट क्या है। जो हमारा अकुमुलेटेड प्रॉफिट है, अकुमुलेटेड प्रॉफिट है, उसमें वो आपका कैपिटलाइज हो और नॉन कैपिटलाइज हो, उससे हमें मतलब नहीं है। कैपिटलाइज मतलब जैसे कैपिटल रिजर्व बना दिया, नॉन कैपिटलाइज मतलब जनरल रिजर्व वगैरह, नेट प्रॉफिट जो हो गया वो, नेट प्रॉफिट अकाउंट, ये सब क्या है, नॉन कैपिटलाइज है। और कैपिटलाइज मतलब जैसे कैपिटल रिजर्व बना दिया हमने, कैपिटल रिजर्व से रिजर्व बना दिया, वो कैपिटलाइज हो गए। तो इसमें दो, कोई सा भी हो, कैपिटलाइज हो या नॉन कैपिटलाइज हो, हमें उससे मतलब नहीं है। ठीक है, अब अकुमुलेटेड प्रॉफिट, अगर ए बी डी और ई में क्या लेना है, ऑल प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी अप टू द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अप टू द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या पेमेंट हमें लेना है, जितना भी प्रॉफिट हो जिस दिन हम डिस्ट्रीब्यूट या पे कर रहे हैं डिविडेंड। ओके ओके सर। और लिक्विडेशन के केस में अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन हमें लेना है अकुमुलेटेड प्रॉफिट को, जितना भी प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन है वो लेके चलना है। ओके ओके सर। फिर जो सेक्शन 222 था लोन एडवांसेस वाला, उस केस में अगर कोई ट्रेड एडवांस है जो कि जनरल कमर्शियल पर्पस का है तो उसको हम डिविडेंड नहीं मानेंगे। जो कमर्शियल नेचर का है, कोई ट्रेड एडवांस है
बिजनेस कर रहे हैं, उस केस में कोई ट्रेड एडवांस दिया है, तो वो हमारा 22E के अंदर फॉल नहीं करेगा, उसको डीम डिविडेंड नहीं मानेंगे। ओके ओके सर, चलिए अब आगे चलते हैं। डिविडेंड कब हमारी इनकम बनेगा? जब उसको डिक्लेयर करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पे करेंगे, जैसा भी केस हो, उस टाइम पे वो इनकम मान लेंगे, उस ईयर में वो इनकम माना जाएगा। ठीक है, कौन से प्रीवियस ईयर में? जिस ईयर में डिक्लेयर किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है, पे किया है आपका। ओके ओके सर। ए बी सी डी के लिए जिस दिन डिस्ट्रीब्यूट किया, जिस प्रीवियस ईयर में डिस्ट्रीब्यूट किया, उस प्रीवियस ईयर में वो इनकम बन जाएगी। ठीक है, ठीक है सर। और ई के केस में जब पे किया उस ईयर में इनकम बनेगी। ठीक है, लोन एडवांसेस वाला जो था, अगर शेयर होल्डर को लोन एडवांसेस दे रहा है या किसी कंसर्न को लोन एडवांसेस दे रहा है जिसमें शेयर होल्डर के 10% से ज़्यादा इक्विटी शेयर है या फिर 20% से ज़्यादा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उस वाले केस के लिए जब पे किया लोन एडवांसेस, उस ईयर में इनकम बनेगी। और A B C D पॉइंट के लिए जिस ईयर में डिस्ट्रीब्यूट किया उस ईयर में वो डिविडेंड इनकम बनेगी। ओके ओके सर। फिर इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड के केस में जिस ईयर में वो पे होगा, जिस ईयर में वो पेड होगा, उस ईयर में इनकम मानी जाएगी। ओके ओके सर, चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। हाँ सर, क्वेश्चन करते हैं सर। एग्जाम्पल 1, राहुल, a resident Indian holding 28% of equity share in a company took a loan of rupees 5 lakh from a same company। ठीक है, राहुल के राहुल जो एक रेसिडेंट इंडियन है, उसके पास 28% इक्विटी शेयर है। कितना है? 28% इक्विटी शेयर है इन अ कंपनी। टुक अ लोन, उसने लोन लिया 5 लाख का, फ्रॉम अ सेम कंपनी, उसी कंपनी से। ऑन द डेट ऑफ ग्रांटिंग द लोन कंपनी हैड अकुमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ 4 लाख। और जिस दिन लोन दिया कंपनी ने, उस दिन उसका अकुमुलेटेड प्रॉफिट कितना था? 4 लाख। द कंपनी इज एंगेज्ड इन सम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, कंपनी इज एंगेज्ड इन सम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ये क्यों बताया है? अगर सर लोन एडवांसेस में डील करती कंपनी, तो उस केस में ये डिविडेंड नहीं बनता, इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग बता रखा है। अगर यहाँ पे बोलता है कि उसका बिजनेस ही है लैंडिंग का, लोन एडवांसेस देने का उसका बिजनेस है, तो उस केस में वो डिविडेंड नहीं बनता। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछता है? इज द अमाउंट ऑफ लोन टैक्सेबल एज डीम डिविडेंड इफ द कंपनी इन विच पब्लिक इज सब्स्टेंशियली इंटरेस्टेड। कहने का मतलब, अगर वो क्लोजली हेल्ड कंपनी नहीं है, क्लोजली हेल्ड कंपनी नहीं है, तो क्या उस केस में डिविडेंड माना जाएगा? आंसर इज नो, आंसर इज नो। अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी अपने शेयर होल्डर को लोन एडवांसेस देती है, क्या देती है? लोन एडवांसेस। ठीक है, जिसके पास 10% या मोर इक्विटी शेयर है। ठीक है, तब इसके हैंड में डिविडेंड बनेगा। और कितना डिविडेंड बनेगा? जितना इसके पास एक्युमुलेटेड प्रॉफिट होगा। तो पहला ही पॉइंट फुलफिल नहीं है, क्योंकि ये कंपनी है लेकिन वो क्लोजली हेल्ड कंपनी नहीं है, तो इस केस में डिविडेंड नहीं माना जाएगा। ओके ओके सर। सेकंड पॉइंट, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ लैंडिंग कंपनी इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विच इज नॉट अ कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्स्टेंशियली इंटरेस्टेड। अब दूसरे में बोला कि अगर क्लोजली हेल्ड कंपनी होती जिसमें पब्लिक सब्स्टेंशियली इंटरेस्टेड नहीं है, तो उस केस में क्या होता? तो फिर उसके केस में ये डिविडेंड बन जाता, दूसरे केस में, सेकंड केस में डिविडेंड बन जाता। लेकिन कितना? अप टू द पॉइंट ऑफ अकुमुलेटेड प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है इसका? 4 लाख, 4 लाख तक ही बनेगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉफिट ही नहीं होता, अकुमुलेटेड प्रॉफिट नहीं होता, तो उस केस में कुछ भी डिविडेंड नहीं बनता इसके हैंड में। ओके ओके सर, चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये था हमारा पहला पॉइंट में डिविडेंड। और डिविडेंड
में आपका डीम डिविडेंड भी कवर होता है। ओके ओके सर। सेकंड है हमारा कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम का क्या मतलब है कि अचानक से कोई पेमेंट या कोई इनकम मिल जाए मुझे, मैं रास्ते से जा रहा था, मुझे नोटों से भरा बैग मिल गया, तो क्या हो गया, वो मेरी इनकम बन जाएगी। जैसे आपने धमाल मूवी देखी है, हाँ सर देखी है, उसमें उनको लास्ट में क्या मिलता है, 10 करोड़ रुपए मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसे 10 करोड़ रुपए मिल गए तो क्या, वो इनकी इनकम बन जाएगी। ठीक है, तो कैजुअल इनकम क्या होता है, कैजुअल इनकम क्या होता है, जैसे कोई लॉटरी से, गैम्बलिंग से, कोई रेसेस से, इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस से कोई इनकम हो रही है मुझे। ठीक है, ऐसी इनकम भी मेरी टैक्सेबल होती है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, कैजुअल इनकम मीन्स इनकम इन नेचर ऑफ विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पजल्स, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम एंड अदर गेम ऑफ एनी शॉर्ट, गैम्बलिंग, बैटिंग etc। जैसे कि अभी ऑनलाइन क्रिकेट की बेटिंग चलती है, उसमें आप टीम बनाओ और जो फर्स्ट विनर होता है उसको 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए मिलते हैं। तो वो जो 1 करोड़ रुपया जीतेगा, ठीक है, जो क्रिकेट फैंटेसी के जो ऐप आ रहे हैं, वो 1 करोड़ रुपए मान लीजिए जीतता है, तो उसकी इनकम कौन से हेड में टैक्सेबल होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ओके ओके सर। तो लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम और एनी इस टाइप का कोई गेम हो आपका। ओके ओके सर। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कंसिडरेशन रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ एफएमवी ऑफ शेयर इशूड बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी to be treated as the income of such company where share are issued at premium। कहने का मतलब, मान लीजिए कोई कंपनी है आपकी, कौन सी कंपनी है, क्लोजली हेल्ड कंपनी है, क्लोजली हेल्ड कंपनी है, और ये क्या करते हैं, शेयर इशू करते हैं किसी को भी, पर्सन को शेयर होल्ड ये करते हैं, शेयर इशू करते हैं। अब पर्सन रेसिडेंट हो और नॉन रेसिडेंट हो, हमें उससे मतलब नहीं है, कोई भी हो सकता है, रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। तो शेयर इशू करे इन्होंने, शेयर इशू एट प्रीमियम। ठीक है, प्रीमियम पे मतलब सर, फेस वैल्यू उसका मान लीजिए 10 रुपए है, हम 12 रुपए पे इशू कर रहे हैं, तो 2 रुपए के प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। तो क्लोजली हेल्ड कंपनी अगर शेयर इशू कर रही है प्रीमियम पे, ठीक है, जितने पे इशू कर रही है, और अगर इशू प्राइस एक्सीड कर जाता है उसके एफएमबी से, तो जितना भी एक्सीड करेगा इनटू नंबर ऑफ शेयर, वो हमारी क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी इन द हैंड ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनी, क्लोजली हेल्ड कंपनी। ठीक है, इसने शेयर इशू करे, बदले में इसको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो पैसा पैसा मिला, लेकिन जितना उस शेयर का एफएमबी है, अगर उससे ज़्यादा पैसा मिला, तो जितना ज़्यादा मिलेगा, जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है, मान लीजिए शेयर प्राइस का जो एफएमबी है 15 रुपए है और उसको 20 रुपए मिल रहे हैं, तो जो डिफरेंस 5 रुपए का है, वो इनकम बना देंगे हम क्लोजली हेल्ड कंपनी के हैंड में। ओके ओके सर। द कंसिडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम अ पर्सन, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, कोई भी हो सकता है जिसको शेयर इशू कर रही है, बाई अ कंपनी अदर देन अ कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, मतलब क्लोजली हेल्ड कंपनी है, विच आर इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, एफएमबी से ज्यादा उसको पैसे मिल रहे हैं, प्रीमियम पे इशू किया, पहला कंडीशन क्या है कि प्रीमियम पे इशू किया उसने, और इतना इशू कर दिया कि जो उसका एफएमबी था शेयर का, उसको भी एक्सीड कर गया, उससे भी ज्यादा उसके पास पैसे आ रहे हैं। तो जितना एक्सेस आएगा एफएमबी से ऊपर जितना होगा, वो सारा इनकम मान लेंगे हम क्लोजली हेल्ड कंपनी के हैंड में। ओके ओके सर। इनकम विल बी इशू प्राइस माइनस एफएमबी ऑफ शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर। ओके ओके सर। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हाँ सर सॉल्व करते हैं सर। कंपनीज का नाम दे रखा है, सारे प्राइवेट लिमिटेड है, शेयर दे रखा है, 100 रुपए की फेस वैल्यू थी शेयर की, एफएमबी थी 120 रुपए और इशू प्राइस 130 रुपए, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 10 रुपए का, तो 10 इंटू
10,000। 1 लाख क्या बन जाएगा, इनकम बन जाएगा ए लिमिटेड के हैंड में, ए प्राइवेट लिमिटेड के हैंड में इनकम बन जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। दूसरा केस, फेस वैल्यू है आपका 100 रुपया, एफ ऑफ शेयर कितनी है 120 रुपये, इशू प्राइस है 110 रुपया। तो प्रीमियम पे तो इशू हुआ है लेकिन एफ से कम है, तो इस केस में कोई भी इनकम नहीं बनेगी बी लिमिटेड के केस में। थर्ड, 100 रुपये का शेयर है, एफ है 90 रुपये और 98 पे इशू किया है। तो पहला कंडीशन क्या था कि प्रीमियम पे इशू होना चाहिए, प्रीमियम पे इशू हो रहा है नहीं सर, 100 रुपये से कम पे इशू हो रहा है, तो यहाँ पे भी एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, ओके सर। फोर्थ केस, 100 रुपये का फेस वैल्यू है, एफ है 90 रुपये और 110 में इशू कर रहा है, प्रीमियम पे इशू हो रहा है, हाँ सर प्रीमियम पे इशू हो रहा है। प्रीमियम पे इशू होएगा और फिर उसके बाद हम एफ और इशू प्राइस के बीच डिफरेंस निकालेंगे, तो 20 इंटू 40 कितना हो गया, 8 लाख। ये इनकम बन जाएगी डी प्राइवेट लिमिटेड के हैंड में। ओके, तो कहने का मतलब है कि शेयर, पहली कंडीशन क्या है कि प्रीमियम पे इशू होने चाहिए, प्रीमियम पे इशू होनी चाहिए, और दूसरी क्या है कि एफ से भी एक्सीडेड एफ। ठीक है, पहला क्या है कि एफ प्रीमियम पे इशू हो और दूसरा एफ को एक्सीड कर जाए। इस केस में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सर, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम पे इशू नहीं हुआ है, आपका क्या नहीं हुआ है, प्रीमियम पे इशू नहीं हुआ है। 100 रुपये से अगर ऊपर इशू होता, जैसे कि इस केस में हुआ है, एफ कम है लेकिन प्रीमियम पे इशू हुआ है, यहाँ पे प्रीमियम पे इशू नहीं हुआ, इसीलिए इस केस में इसकी इनकम नील होगी। ओके, ओके सर। चलिए, नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अ कंपनसेशन एनहेंस्ड कंपनसेशन। ये कौन से कंपनसेशन की बात हो रही है सर, वो कंपनसेशन जो हमें कंपलसरी एक्विजिशन से मिली है, गवर्नमेंट ने कुछ कंपलसरी एक्वायर किया है कैपिटल एसेट, उस पे जो कंपनसेशन है उस कंपनसेशन की बात हो रही है। तो जो कंपनसेशन होता है वो थोड़े टाइम बाद मिलता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस पर इंटरेस्ट भी देती है, इंटरेस्ट भी देती है। तो वो इंटरेस्ट टैक्सेबल तब होगा जिस ईयर में वो रिसीव होगा, जिस ईयर में रिसीव होगा उस ईयर में वो टैक्सेबल होगा। जो कंपनसेशन था या इनहेंस कंपनसेशन था वो कौन से ईयर में टैक्सेबल होता था सर, जिस ईयर में रिसीव हो रहा था। तो सेम उसके ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन या इनहेंस्ड कंपनसेशन के ऊपर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो भी उसी ईयर में टैक्सेबल होगा जिस ईयर में वो इंटरेस्ट रिसीव होगा। ओके, ओके सर। फिर नेक्स्ट है हमारा एडवांस फॉरफिटेड ड्यू टू फेलियर ऑफ नेगोशिएशन फॉर अ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। ये हम ऑलरेडी कैपिटल गेन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर कोई एडवांस मिला है कैपिटल एसेट के लिए और वो सामने वाला पार्टी एडवांस देके गायब हो जाता है या फुलफिल नहीं कर पाता, बाकी के पैसे नहीं दे पाता है, ठीक है, तो उस केस में जो अमाउंट फॉर फीचर किया है हमने, वो हमारी इनकम बन जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर अगर वो 1 अप्रैल 2014 के बाद फॉर फीचर हुआ है अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मिस्टर ए ने अपनी लैंड सेल करने के लिए मिस्टर बी को बोला, मिस्टर बी ने कुछ एडवांस दिया, ठीक है, बाद में मिस्टर बी ने मना कर दिया कि मैं नहीं ले पाऊंगा, जो लैंड है वो मैं नहीं खरीद पाऊंगा। तो मिस्टर ए ने क्या किया, इसको फॉरफीट कर लिया है, क्या कर लिया, फॉरफीट कर लिया अमाउंट को। तो अगर ये फॉर फीचर हुआ है 1 अप्रैल 2014 या उसके बाद, तो वो हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बन जाएगी, अदर सोर्सेज बन जाएगी। और उससे पहले हुआ है तो, अगर उससे पहले हुआ है तो हम उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से लेस कर देंगे, जो कैपिटल एसेट होगी जब सेल करेंगे उसके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से रिड्यूस कर देंगे, ठीक है, जितना एडवांस फॉर फीचर होगा। ओके, ओके सर। तो आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है या कोई क्वेरी तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।